हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारी कहानियां देखी होंगी, सुनी होंगी, या फिर मूवी के रूप में भी बहुत सारी आपने स्टोरीज देखी होंगी। कुछ ऐसी ही कहानी से आज हम आपको रूबरू करवाने चल रहे हैं, जिसे यूं कह सकते हैं कि सुनने के बाद आपको रोना आ जाएगा। दिल से बता रहा हूं, क्योंकि ये कहानी है ही इतनी लाजवाब कि ये आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। क्योंकि ये कहानी यूं समझिए एक होता है ना कि कोई भी कहानी हो, अगर उसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो तो कहानी में और भी चार चांद लग जाता है, मजा आता है। बट ये कहानी भैया समाप्त भी एक सैडनेस वाली फीलिंग के साथ होती है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं लाठी कहानी के बारे में। लाठी कहानी का सारांश, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में भैया पूछा जाता है कि कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, और आपको भैया इसमें हमने बताया ना, याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको किस तरीके से भैया 5 नंबर मिलेंगे वही आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये 5 नंबर का टॉपिक है, तो आप फोटो में जरा देखिए, एक बार नजर डालिए। इसमें एक क्या है, तो ये कप्तान जोशी हैं जो डिफेंस में होते हैं, और इनकी एक पत्नी है, धर्म पत्नी। ठीक, और ये शादीशुदा है ना। अरे शादीशुदा है तभी तो पत्नी है। तो भैया इसमें होता क्या है बच्चों, कि इसकी जो भैया लेखिका है, बोले तो इसकी रचयिता कौन है, कहानी को रचा किसने है, तो शिवानी जी ने। और इन्होंने बहुत ही यूं कह सकते हैं कि दिल की गहराइयों से इस कहानी को लिखा है। इसमें सुनिएगा कहानी के बारे में। इसमें होता यह है कि कप्तान जोशी, जो कि एक बानो नाम की लड़की से विवाह कर लेते हैं, और जिसका इसी लड़की का नाम बाद में लाठी होता है। लेकिन जिस समय शादी हुई होती है उस समय नाम क्या हो जाता है भैया, नाम होता है बानो। और जिस समय शादी होती है, मात्र 14 से 15 वर्ष की आयु में ही इस लड़की का विवाह हो जाता है कप्तान जोशी के साथ। किसके साथ? कप्तान जोशी के साथ हो जाता है। और कप्तान जी क्या होते हैं, शादी के तीसरे ही दिन ये इनका बुलावा आ जाता है, ये भाई युद्ध के लिए चले जाते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि ये जो लड़की है बानो, अब होता ना हर घर की कहानी, घर घर की कहानी, और लगभग लगभग बहुत जगह ये चीजें मिलती हैं। तो ये जो बानो है, अब इसको परिवार में, इसके ससुराल में बहुत ज्यादा इसका उत्पीड़न होता है, बहुत ज्यादा इसको प्रताड़ित किया जाता है। इतना ज्यादा क्योंकि ये 2 साल तक के वहीं पर रहते हैं लड़ाई पर, युद्ध में, और 2 साल में इसके ऊपर इतने ज्यादा यूं कह सकते हैं जुल्म ढाए जाते हैं। इसको हर किसी के ताने सुनने पड़ते हैं, घर का सारा काम काज ये पूरा अकेले करती है। लेकिन उसके बाद भी दिन रात इसको इतना ज्यादा गाली गलौज दिया जाता है, इतना इसको प्रताड़ित करते हैं, इस पे व्यंग मारते हैं। कोई बोलता है तुम्हारा आदमी मर गया है, कोई बोलता है तुम्हारे आदमी को क्या है, जापानियों ने कैद कर लिया है, अब कभी नहीं लौटेंगे। मतलब इसको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है, ये मेंटली भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और होता क्या है कि ये उसी दरमियान इसको क्षय रोग हो जाता है, यानी बीमार पड़ जाती है। फिर इसको उत्तराखंड, क्योंकि कहानी वहीं की है, इर्द गिर्द घूमती है, तो उत्तराखंड में एक सैनिटोरियम होता है जहां पर बहुत सारे बेड होते हैं, एक हिसाब से समझ लीजिए अस्पताल। वहां पर इसको भर्ती करवाया जाता है, क्षय रोग हुआ होता है। और उसके बाद जब 2 साल के बाद ये कप्तान जोशी घर आते हैं, तो भाई बहुत ज्यादा खुशी होते हैं कि हम 2 साल के बाद अपनी धर्मपत्नी से मिलने वाले हैं। लेकिन जब घर पर जाते हैं, पूरा माहौल, पूरी कहानी सुनते हैं, क्या कुछ हो गया है, क्योंकि 2 साल में पूरी जिंदगी ही बदल चुकी है। तो इनको इतना ज्यादा हर्ट होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। वो सीधे चले जाते हैं सैनिटोरियम, जो कि गोठिया में होता है स्थित, यूं कह लें वो उत्तराखंड में है। और उस समय नैनीताल से भी ज्यादा उसका नाम था, गोठिया का एक स्थान है, प्लेस है। ठीक है, तो वहां पर ये जाते हैं। अब कहानी क्या होती है, इसको क्षय रोग हुआ है, क्या ये भाई इनकी जो धर्मपत्नी बानो है पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, क्या फिर से ये एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं? तो यही आपको समझना है इस कहानी में। और ये चीज अगर हम पूरा बता देंगे भैया, कहानी का मजा खराब हो जाएगा। इसलिए इस कहानी को पूरा आपको भैया समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बबुआ, किस तरीके से अपने को लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि जितना कुछ हमने बताया है, और ये हम 100% दावे के साथ करें आपके दिमाग में
छप गया होगा, है ना। चलिए लिखेंगे कैसे बबुआ कि लाठी कहानी प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी है। उन्होंने इस कहानी में पहाड़ी रंग दिया है। काठ गोदाम से कुछ ही दूर, मतलब कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया का सैनिटोरियम था, जिसका नाम उस समय भवाली से भी अधिक था। भवाली ये क्या है, नैनीताल का एक बहुत पर्यटक क्षेत्र होता है, बहुत ही सुंदर, उससे भी ज्यादा उस समय उसका नाम था जहां पर वो स्थित था, ठीक है ना। ये काठ गोदाम से कुछ दूर ये जो गोठिया का सैनिटोरियम था, ठीक। वहीं 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरे हुए थे, ठीक है ना। वो क्या है, वहीं पर आकर के ठहरे हुए थे, क्योंकि भाई उस समय इनको बहुत ज्यादा बीमारी ने जकड़ा नहीं था, कोई दिक्कत था ले जाते हैं, ठीक। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, बानो था। बीच बीच में ये हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन उतना लंबा नहीं लिखना। कई बार व्यंग करते हैं कि तुम्हारा नाम तो एकदम मुसलमान से मिलता जुलता है, तो वो नाराज भी हो जाती है, रोने लगती है, बोलते हैं अरे बाबा हम मजाक कर रहे हैं, और होता रहता है मियां बीबी में, ठीक है। तो वो चीज है। अब उसका जो विवाह है 14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, भाई सभी करते हैं। आपने भी किसी से किया है बताइएगा, अगर किया है कमेंट करिएगा, अगर नहीं किया है करना भी मत भाई। अगर करना है किताबों से करो, किताबों से दिल लगी करो, बस और किसी से नहीं, ठीक है। तो बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें बसरा जाना पड़ा। बसरा क्षेत्र है, ठीक, जहां पोस्टिंग थी इनकी। वहां वह 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे, और जब कप्तान भैया 2 साल के बाद घर पहुंचे तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। 2 वर्षों तक बानो के ऊपर ससुराल वालों ने बहुत जुल्म ढाए, ठीक है। मतलब इसमें सास है, ननद है और चाची हैं, मतलब जो परिवार में छोटे बच्चे के कपड़े धुलना सब काम अकेले करती हैं। ससुर के भी काम करना, इधर उधर के जो हैं, ठीक है, तो सारा काम करती है, उनका भी कपड़ा सपड़ा धुलना, तो सब काम करती है भैया। वही है कि बहुत जुल्म ढाए। वह कभी सुनती थी कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, तो और कभी उसकी सास और चाचियां उस पर व्यंग के बाण चलाती रहती। इसी दरमियान बानो को क्षय रोग हो जाता है भाई, क्योंकि हमने बताया मानसिक रूप से भी इसको प्रताड़ित किया जाता है। कोई बोलता है कि तुम्हारा आदमी मर चुका है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट का भी मौका देंगे, डोंट वरी। तो इसी दरमियान क्या हमने बताया भैया, उसको क्षय रोग हो जाता है। फिर होता क्या है, उसे सैनिटोरियम भेज दिया जाता है। और जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटा और उसे बानो की बीमारी का पता चला, वह सीधा सैनिटोरियम जा पहुंचा, ठीक है, सीधा ही वहां पहुंच जाते हैं। वहां प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था, यानी उसकी पत्नी का। सैनिटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता था, यानी जब कोई सीरियस हो जाता था तो सैनिटोरियम से निकाल देते थे, ठीक है ना। बानो को भी दस्त लग गए थे, यानी उसकी जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और डॉक्टर आया और उसने देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा कि कल ही ले जाना होगा। मतलब डॉक्टर साहब आते हैं और कप्तान जोशी को नोटिस थमाते हुए बोल देते हैं कि भैया अब अपना मरीज आप ले जाइए, ठीक है, कल ही निकाल ले जाइए। कप्तान का चेहरा फीका पड़ जाता है, क्योंकि भैया वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, और अचानक से ही अब मतलब अगर वो लास्ट स्टेज में है तो दुख होगा। रात को वह बानो के सामने आया और कहा कि हमें कहीं और जाना होगा, मतलब हम और अच्छे से इलाज करवाएंगे, इसे संतावना देते हैं, ठीक है ना। बानो यह समझ गई थी कि नोटिस मिल गया है। और सुबह कप्तान जब उठते हैं तो उसने सोचा कि बानो बाथरूम तक गई होंगी, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो वह भागकर मरीजों के पास गए, ठीक, जहां मरीज होते हैं। डॉक्टर आया, नर्स आई, चौकीदार आया, लेकिन बानो नहीं लौटी। सभी आए लेकिन बानो नहीं लौटी। और दूसरे दिन रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली। कप्तान जोशी को यकीन हो गया था कि बानो ने पानी में डूब करके आत्महत्या कर ली है। शोक में पागल कप्तान साड़ी को छाती से चिपकाए इधर उधर घूमता फिरता रहा। तो आप देख सकते हैं ना भैया, स्टोरी कितनी सैडनेस वाली है। मतलब इनको ये पूरी तरह नहीं पता था कि ये मतलब हमारी जो पत्नी है बानो वो मर गई है कि अभी जिंदा है। अब देखिए इसके आगे की कहानी क्या है, क्योंकि कहानी बस यहीं पर फिनिश होती है यहीं, लेकिन इसमें आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। आगे होता क्या है कि इनकी शादी प्रभा नाम की एक लड़की से हो जाती है, कप्तान जोशी की, ठीक है। उनको क्या हो 3 बच्चे होते हैं।
और उसके बाद फिर होता क्या है कि इनकी पत्नी जो प्रभा है वो जिद करती है कि चलिए हम मसूरी नैनीताल घूम आते हैं, और उनके साथ घूमने जाते हैं। तो वहीं पर साध्वी, जो कि साध्वी में साधु संत बन गए होते हैं, वहीं उनसी की झुंड में ये जो बानो है उनको दिखाई देती है, और वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये बानो ही है। उसको भैया उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कि बानो ना तो उस समय अब बोल पाती है, कहा जाता है किसी कारणवश उसकी जीभ कट गई थी या कुछ भी हुआ था, आई डोंट नो, ठीक है ना। कहा जाता है ना तो उस समय बानो कुछ बोल पाती है और ना ही उसे सब कुछ याद होता है, यानी अपनी याददाश्त भी वो खो चुकी होती है। अब वे एक तपस्वी, एक साध्वी बन जाती है। तो यहां पर कप्तान जोशी उसको देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं इनको इतना ज्यादा हर्ट होता है, मानो इनकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। इनको महसूस होता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं चल फिर नहीं सकता, मेरा सारा जोर ही खत्म हो गया है। और वहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। तो आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें भैया इस तरह से सैड एंडिंग होती है, तो कुछ ऐसी ही भैया इस कहानी का भी कुछ ऐसे ही समापन होता है। ठीक, चलिए तो पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, इसको भी कर लीजिए, इतना हो गया। तो ये रही कहानी। अब कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इसी तरीके से बबुआ अपने को लिखना है ताकि पूरे नंबर हमको मिल जाएं। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।